जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ की। हम लोग बात कर रहे हैं 11th क्लास की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के बारे में। और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 जो है चैप्टर्स के कवर कर लिए हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आज आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। सो हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, और जो बेसिक फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर 5th चैप्टर। बट यहाँ पे जो है वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू लाइक कन्वे टू यू पीपल कि मैं इसको जो है सिंगल एक वीडियो के अंदर नहीं ले रहा हूँ, एक सेशन के अंदर नहीं ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक इट 2 सेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जो है इसका इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है अपार्ट फ्रॉम जो भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। सो मैं इसको जो है ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला, आई विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज विल बी टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स, विल बी टॉकिंग अबाउट एमिल दुर्खीम, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्स वेबर। ठीक है जी। सो पहला जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। आई होप यू पीपल आर लाइकिंग दिस सीरीज। एंड हम लोग जो है आज बात करेंगे, लाइक दिस चैप्टर हैज broadly been divided into 2 parts. जैसे मैंने आपको बताया, the first one is the context of sociology, how sociology came into being, how sociology is called as the child of age of revolution. ये हम लोग डिस्कस करेंगे। and then we'll be talking about the founding fathers of sociology, which will be dealt in the second part of the video. ठीक है जी। so again I want to tell you it is a very very important chapter, बहुत important chapter है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप जो है अपने किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, so this chapter again forms a very very important base for sociology. So चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us talk about the context or the broad context of sociology. Now when we talk of sociology or when we talk of the emergence of sociology, we use this quote that sociology जो है it is a child of the age of revolution. So what do we mean by this, है ना। देखिए बेसिकली जो यूरोपियन समाज है, एटलीस्ट लाइक 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे हम लोगों ने रेवोल्यूशन देखे, रेनेसां निकल के आया। रेनेसां से जो है इवेंचुअली क्या हुआ, जो सोसाइटी है उसने नई तरह से जो है सोचना स्टार्ट किया। वहाँ पे नए तरह के जो है प्रोडक्शन सिस्टम्स बने, वहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए, और वहाँ पे पॉलिटिकल एरियाज के ऊपर भी जो है पॉलिटिकल जो भी रेल्म थे उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस थे दे वर वेरी वेरी लाइक, अगर हम बात करें हुए तो 300 साल के बीच में थे, बट दे वर स्टिल वेरी वेरी एब्रप्ट। एंड पिछले जो 1000-1500 सालों से जो यूरोपियन समाज जिस तरह से रह रहा था, उसमें जो है हम लोगों ने इन 300 सालों में बहुत सडन चेंजेस देखे। और ये सडन चेंजेस के कारण जो है इन एरियाज को हम लोग रेवोल्यूशंस बोलते हैं कि भाई कुछ इस तरह के रेवोल्यूशन हुए यूरोपियन समाज में, जिसने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को जो है एज अ डिसिप्लिन जो है इमर्ज करने में या एज अ डिसिप्लिन को लेके आने में जो है कहीं ना कहीं क्या क्या एक फूड फॉर थॉट दिया। ठीक है जी। सो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कौन से 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थे। सो नाउ दीज 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस वर, नंबर 1 द एनलाइटनमेंट और द साइंटिफिक रेवोल्यूशन व्हिच अकर्ड, देन सेकंड वन वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। जो हम लोग पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं, उसका जो जेनिथ पहुंचा था दैट वाज इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, विल टॉक अबाउट दैट। एंड थर्ड वन वाज द वे द इकोनॉमिक सिस्टम्स, द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, द लेबर रिलेशंस वर सेट अप, दिस वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड ऑल दीज 3 रेवोल्यूशन इवेंचुअली कल्मिनेटेड इनटू कंडीशंस, जिसको समझने के लिए जो है सोशियोलॉजी निकल के आई थी। ठीक है जी। सो अगेन दिस इज नथिंग न्यू व्हिच आई एम टेलिंग यू पीपल, पर मैं आज थोड़ा डीप में जाऊंगा इसके ऊपर में, which this has already been discussed in chapter 1 on introducing sociology। सबसे पहले चैप्टर में हमने बात करी थी जब हमने इमर्जेंस के बारे में बात करी थी सोशियोलॉजी के। सो आई होप आपने वो चैप्टर देखा भी होगा, और अगर नहीं भी देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो एंड ऑलवेज वॉच इट बिकॉज इट इज देयर इन आवर यूट्यूब चैनल। एंड वहाँ से आपको थोड़ा और जो है क्लैरिटी मिलेगा, बट लाइक यहाँ पे मैं इसको काफ़ी डीप में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है जी। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इज एनलाइटनमेंट। नाउ कंसिडर when we talk of enlightenment, तो what are we talking about? enlightenment जो है, और इसका एक छोटा सा बेस भी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। सो देखिए यूरोपियन समाज जो है, अगर मैं बात करूँ मिडीवल टाइम्स में, इट वाज गोइंग थ्रू डार्क एजेस, समथिंग कॉल्ड एज डार्क एजेस। डार्क एजेस में क्या था भाई, कि लोग जो है दे वर कंप्लीटली अवर्स ऑफ साइंस, वो जो है लॉजिक रीजन के ऊपर नहीं थे, दे वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कलेक्टिविज्म, फैमिलिज्म, एंड रिलीजन वाज अ डोमिनेंट प्लेयर इन देयर लाइफ्स, है ना। वहाँ पे क्या था, आपको एस्टेट सिस्टम देखने को मिलता था, लॉर्ड्स वर
exploiting the commoners, and eventually all those kind of exploitations were there. And इससे क्या हुआ, वहाँ से eventually डार्क एजेस से then came is रेनेसां. ठीक है जी. अब मैं रेनेसां कैसे आया इसके डीप में नहीं जाऊंगा, लाइक दिस वी आर गोइंग टू टेक डीपर जब हम लोग यूपीएससी के बारे में सिलेबस कवर करेंगे. बट देन केम दी मूवमेंट ऑफ रेनेसां, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो क्लासिकल ग्रीक एंड क्लासिकल लैटिन स्टडीज़ थी, लर्निंग्स थी, उनको हमने दोबारा रिवाइव करना स्टार्ट किया. और वहाँ से जो है क्या हुआ कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन निकला. साइंस के ऊपर जो है लोग बात करने लगे, धीरे धीरे लॉजिक एंड रीजन के ऊपर बात करने लगे. एंड एक तरह का जो है आपका नई वेज ऑफ थिंकिंग्स निकल के आई, एक नई तरह की सोच निकल के आई, जिसको हम लोगों ने कलेक्टिवली एनलाइटनमेंट बोला. ठीक है जी. आप लोगों को ये भी थोड़ा सा दिमाग में भी बिठाना है कि दिस वाज नॉट डन इन अ डे और टू और मे बी इन लाइक 50 years और 100 years. इट वाज अ प्रोसेस विच टुक अराउंड 200 to 300 years, जहाँ पे ये एनलाइटनमेंट की जो थिंकिंग्स हैं ये बिकेम द डोमिनेंट थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी. सो दीज आर बेसिकली द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जो कि समाज में, जो है यूरोपियन समाज में स्पेसिफिकली हमने देखने को मिली. एंड इसमें जो है कुछ अगर मैं थॉट प्रोसेस या कुछ मैं थिंकिंग के बारे में बताऊं या कुछ व्यू पॉइंट्स के बारे में बताऊं, जैसे कि फर्स्ट वन वाज ह्यूमनिज्म. ठीक है जी. सो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अपोज टू what was there in medieval times, हमने जो है इंसान को यहाँ पे, इंसान को यूनिवर्स के सेंटर में रखना स्टार्ट किया कि भाई इंसान की सोच, इंसान की हैप्पीनेस, इंसान जो है वो अपने आप में क्या था, एंड था, एंड इट वाज नॉट मीन्स टू द एंड. ठीक है जी. सो ह्यूमनिज्म का जो व्यू पॉइंट है वो निकल के आया. एंड इसमें जो है ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस, ह्यूमन बीइंग्स के व्यू पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स को जो है सेंटर स्टेज पे रखा गया. दिस वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस विच डेवलप्ड इन द times of enlightenment. The second thing was rationality. Now rationality was that everything must be seen from the viewpoint of logic and from the viewpoint of reason. ठीक है जी. लॉजिक से, रीजन से जो है हम लोगों को हर चीज़ को सोचना था, एंड नॉट फ्रॉम सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और सम आप कह सकते हो मेटाफिजिकल आइडियाज विच हैड नो ग्राउंड, विच हैड नो लॉजिक, विच हैड नो रीजन. ठीक है जी. यहाँ पे रेने डिकार्टस की अगर मैं कोट करूँ तो आई थिंक देयरफॉर आई एम वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस कोट्स. सो दिस हाईलाइटेड कि भाई जो व्यक्ति सोच सकता है, जो रैशनली अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है, वो व्यक्ति जो है वो क्या होता है, वो असल में एक व्यक्ति है. ठीक है जी. इवन यूरोपियन समाज में लोग जो है इस तरह से देखने लगे कि जो लोग सोचते हैं, जो लोग रैशनैलिटी रखते हैं, वो जो है ट्रू ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो है लाइक इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स हैं देन दोज हु कुड नॉट थिंक इन सच अ वे. जैसे कि नॉन यूरोपियन समाज को जो है प्रिमिटिव समाज या प्रिमिटिव सोसाइटीज बोला गया. सो रैशनल थॉट जो है इट बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी. एंड फाइनली जो रीजन था, द रीजन रिप्लेस्ड रिलीजन. रिलीजन वॉज लाइक अगेन बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स, मेटाफिजिकल कंसेप्ट. सो इसको जो है कहीं ना कहीं रीजन ने क्या किया, धीरे धीरे रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है जी. सो इट वॉज दीज 3 इंपॉर्टेंट वेज ऑफ थॉट प्रोसेसेस जिसने क्या किया, एनलाइटनमेंट लेके आए. एंड एनलाइटनमेंट कह सकते हैं इट वॉज मेड पॉसिबल बाय एंड ऑल्सो इन टर्म हेल्प टू डेवलप the attitudes based on secularism, based on scientificism and based on humanism या humanistic attitude. ठीक है. जो secular, scientific and humanistic जो attitude थे वो कहीं ना कहीं enlightenment लेके आया, और कहीं ना कहीं इन attitudes के कारण enlightenment जो है वो क्या हुई, वो और ज़्यादा strengthen हुई. ठीक है. जो समाज में जो है इस तरह के thought processes जो आने start हो गए थे. बहुत सारे thinkers हैं, we'll talk about, जैसे हमने रेने डेकार्टस के बारे में बात करी, then there were others also, जैसे you can always talk about Rousseau, you can always talk about जॉन लॉक. सो बहुत सारे इस तरह के जो है थिंकर्स आए जिन्होंने इस तरह की रीजन की बातें करी. ठीक है जी. देन वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ अगेन this new ways of thinking eventually culminated into new ways of political setup also, है ना. जो नए political setup के बारे में बात करनी स्टार्ट की गई, ऐसा setup जहाँ पे लोग जो है इक्वल थे, उन्हें जो है इक्वल अधिकार मिलने चाहिए थे, उनके पास जीने का अधिकार था, और ये सब चीज़ें जो है इट culminated, जब अपने जीनत पे पहुंची तो हमने क्या देखा वहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा. ठीक है जी. देयर वाज अ फॉल ऑफ बेसल एंड इवेंचुअली मिडिल क्लास जो है इट टुक पावर फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, है ना. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम which highlighted the arrival of political sovereignty at the level of individuals. ठीक है जी. and as well as at the nation state. so nation state का concept और individuals के पास जो sovereignty है कि मतलब they could be equal amongst others also. so इस तरह का जो हम लोगों ने यहाँ पे broad
जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कलिमिनेट होता देखा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वेयर ऑल द सिटीजन्स वर कंसिडर्ड एज इक्वल्स, एंड अगेन जो प्रिविलेज जो बर्थ से मिलते थे, जो लॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेसी थी, उसको जो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंच समाज के बारे में यहाँ पे बताया था। फ्रेंच समाज जो है वो 3 दबकों में बटा हुआ था, 3 लेवल्स पे। फर्स्ट वन वॉज द लॉर्ड्स, सेकेंड वन वॉज द सर्व्स, एंड थर्ड वन वॉज द क्लर्गी, ठीक है जी। क्लर्गी वर द रिलीजियस पीपल, द आपका जो चर्च था उसके लोग थे। सो ये जो है, एंड सेकेंड वन लॉर्ड्स हु कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द लैंड, एंड सर्फ वर द कॉमनर्स, ठीक है। सो ये जो दो आपके एस्टेट सिस्टम के एस्टेट्स थे बेसिकली, तो इन लोगों ने ये पर्टिकुलर एरिया जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, सर्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, ठीक है जी। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, दिस अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड और लेजिटिमेसी ऑफ द लॉर्ड वाज चैलेंज, एंड द क्लर्गीज पोजिशन वॉज ऑल्सो कहीं ना कहीं जो है उसको डिग्रेड किया गया। इट वॉज अगेन केप्ट टू दी प्राइवेट स्फीयर एंड पब्लिक स्फीयर में जो है इनका रोल इवेंचुअली खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्या देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होता हुआ देखा, ठीक है जी। इट सिग्नल द इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ऑप्रेसिव रूल ऑफ रिलीजियस, दैट इज क्लर्गी, एंड फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज लॉर्ड्स, ठीक है जी। अब जो है वो लैंड्स के साथ सर्व जो है वो लैंड के साथ टाइड नहीं थे, दे वर नॉट अगेन ओथ बाउंड कि भाई उन्हें जो है लॉर्ड्स के जो है लैंड्स पे काम करना है, एंड दिस ऑल इवेंचुअली लेड टू द फ्रीडम टू द serfs and freedom to the individuals, ठीक है जी। There was a separation between a public realm and the private realm. Public realm जो है state जो है नेशन स्टेट यहाँ से निकल गया, और स्टेट ने जो है कमांड संभाली इस तरह के स्फीयर्स की, जैसे एजुकेशन है, जैसे कि हेल्थ है, इस तरह की कमांड संभाली स्टार्ट किया, और जो रिलीजन है, फैमिली है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज कर दिया गया। इट वेंट इनटू अ प्राइवेट रेल्म, ठीक है जी। एंड यहाँ से जो है लाइक वो जो इंपॉर्टेंट आइडियल्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दैट इज लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, दे इवेंचुअली केम फॉरवर्ड, और ये जो है नेशन स्टेट्स के या मॉडर्न स्टेट के इंपॉर्टेंट वॉच वर्ड्स बने, ठीक है जी। आज हम लोग भी देखें, अगर हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हम लोग भी करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट जो है ये सब बातें कर रहे हैं। सो इट वॉज इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेयर दिस थॉट प्रोसेस इवेंचुअली कलिमिनेटेड टू अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। देन इन अनदर इंपॉर्टेंट पैरेलल जो रेवोल्यूशन हम लोग देख रहे थे, दिस वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, पहले इससे पहले जो है हम लोग देख रहे थे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, विच वाज लाइक साथ साथ में चल रहा था, रेनेसा के साथ में एज ऑफ रीजन आ रही थी, जो एनलाइटनमेंट आ रहा था, उस टाइम पे हम लोग साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी देख रहे थे। साइंस के ऊपर जो है नए नए कंसेप्ट निकल के आए, साइंस का जो है विस्तार हो रहा था, बहुत सारे हम लोगों ने थियरीज निकाली, डार्विन की बायोलॉजी की थियरीज निकली, एवोल्यूशन की थियरीज, सिमिलरली हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे इस तरह की थियरीज देखी, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें जो है हो रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसी चीज़ का कलिमिनेशन था, इसी चीज़ का जो है एक रिजल्ट था। किस तरह से, दो इसके मेजर एस्पेक्ट थे। सबसे पहला एस्पेक्ट था कि भाई जो साइंस हम लोग जो डेवलप कर रहे थे, उसका एप्लीकेशन, उसका एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन कर पाए हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जो साइंस में, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, हमने साइंटिफिक कुछ जैसे इजाद यहाँ पे की थी, जैसे कि हम लोग बात करें वेरी फेमस एग्जांपल की, दैट इज स्पिनिंग जेनी, ठीक है। स्पिनिंग जेनी वाज व्हाट, इट वाज अ मशीन जो कि क्या कर सकता था, जो कॉटन टेक्सटाइल्स में वीव करने के काम आता था, एंड इट इवेंचुअली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जो कि क्या कहता, पूरे कॉटन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आ गया। सिमिलरली अगर बात करें स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन again completely changed. It was a scientific discovery, but it completely changed the way production process was being done, ठीक है जी। हम लोगों ने देखा असेंबली लाइन का कंसेप्ट निकल के आ रहा था। सो दिस इवेंचुअली वाज देन। सेकंड थिंग वाज, इसी के साथ साथ में देयर वाज वही जो हमने पीछे देखा कि भाई थिंकिंग, न्यू थिंकिंग निकल गई, तो हमने न्यू थिंकिंग में ये भी देखा कि नई तरीके से हमने क्या किया, लेबर को ऑर्गेनाइज किया, मार्केट्स को ऑर्गेनाइज किया, और मार्केट्स को जो है हमने एक्सपैंड किया, ठीक है। सो ये दो प्रोसेस थे जो हमने साथ साथ में चले, जिसके कारण हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा। हमने साइंस को सिस्टमैटिकली अप्लाई किया टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकंड, जो यहाँ पे लेबर काम कर रही थी, लेबर को हमने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया इन डिफरेंट वेज, एंड देन जो है हमने मार्केट्स को एक्सपैंड किया, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट को अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँ, तो हमने लेबर को ऑर्गेनाइज किस तरह किया, इट वाज डन इन दी फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है। एक फैक्ट्री पहले क्या था कि घर पे प्रोडक्शन होती थी, मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज डन एट होम, बट नाउ द प्रोडक्शन वाज टेकन टू अ कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप, दिस वाज फैक्ट्रीज, एंड यहाँ पे क्या था, लेबर या वर्क जो है वो इट वाज कंप्लीटली लाइक, वहाँ पे हमें स्पेशलाइज
स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला, वर्क वॉज ब्रोकन डाउन इनटू अ लॉट ऑफ पार्ट्स एंड वहाँ पे जो है लेबर को जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। सिमिलरली जो इससे मास गुड्स बने उसके लिए हमने क्या था, मास मार्केट्स खोजनी स्टार्ट करी, एंड देन दिस होल प्रोसेस बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना थ्रू द कॉलोनियलिज्म। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, बट आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, सिंस हमने पीछे से ये बातें करते आ रहे हैं। ठीक है जी, ऑल ऑफ दिस बेसिकली लेड टू चेंजेस इन द सोशल लाइफ। क्या हुआ भाई, इस तरह की फैक्ट्री सेटअप स्टार्ट होने लग गए, एंड दी रूरल एरियाज, जो अब तक के रूरल एरियाज थे, दे इवेंचुअली टर्न्ड इनटू अर्बन एरियाज। ठीक है, मैंने आपको पीछे ही बताया था, विद इन 100 years 80% ऑफ द यूरोप बिकेम अर्बन। ठीक है जी, सो क्या हुआ, लोग जो थे वो गांव से उठ के आ रहे थे और वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, अर्बन एरियाज में दे स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर। जो कैपिटलिस्ट थे, इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, तो क्या हुआ यहाँ पे सोशल सेटअप जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। अर्बन एरियाज में देयर वर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, एंड यहाँ पे जो है अमीर लोग थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन का सरप्लस अपने पास रखा, कैपिटल, दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंड जो लेबर थी वो अपना लेबर इवेंचुअली प्रोवाइड करके दे कुड नॉट अफोर्ड दैट मच, दे वर लिविंग इन दी स्लम्स, है ना। देयर वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज लेबर बाय द कैपिटलिस्ट क्लास इन द फैक्ट्रीज, एंड दिस होल सिस्टम लेड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ problems, social problems of labor crisis, then problems in the family system, कि यहाँ पे जो families बन रही थी, again they were disorganized थी। ठीक है जी, the roles of the family members were not clear, हमने यहाँ पे social crimes देखने start की, all of these things were eventually coming। ठीक है जी, इसी के साथ क्या हुआ कि जो modern governance के setups थे, they also started coming। ठीक है, because इस एरिया में हम लोग रूरल गवर्नेंस नहीं रख सकते थे, so eventually what happened was कि हम लोगों ने modern फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस देखने स्टार्ट किए। स्टेट ने जो है वो जैसे हेल्थ है, सैनिटेशन है, क्राइम कंट्रोल है, जनरल डेवलपमेंट है, इस तरह के जो है रोल्स एज्यूम करने स्टार्ट किए, एंड इवेंचुअली all of this led to these massive social changes in the society। ठीक है जी, so it was these basically social changes, it was these developments in the industrial society जिसका जो है scientific analysis उस टाइम के thinkers ने, उस टाइम के intellectuals ने किया, and they tried to understand, or they tried to basically develop a kind of a science which can establish, which can like understand such kind of changes, इन changes को देख सके, समझ सके, देख सके कि समाज जो है सोशल चेंज किस तरफ को जा रहा है, एंड इस चीज़ को समझ के जो है कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर, जो कि केओस हम लोग देख रहे थे, उसको ख़त्म करके सोशल ऑर्डर लाने की कोशिश करें। सो इट वाज दिस पर्टिकुलर एम्फेसिस बाय द इंटेलेक्चुअल, जिसने क्या किया, कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को जन्म दिया। ठीक है, सो इट वाज दिस सोशियोलॉजिकल थ्योरी वाज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है जी, उस टाइम की यूरोपियन industrial, I would say European industrial society and the changes which was coming in the society, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए सोशोलॉजिकल थ्योरी जो है वो निकल के आई गाइस। ठीक है जी, सो आई होप आपको जो है ये कंटेक्स्ट और ये बेसिकली सोशोलॉजी का एमर्जेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि हम लोग बहुत बारी क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी में, इसी तरह का सीधा क्वेश्चन पूछा होता है, सो यू कैन ऑलवेज राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। ठीक है जी, आई एम नॉट लाइक मैंने बहुत सारे थिंकर्स के बारे में आपको नहीं बताया, यहाँ पे हम अगस्त कॉम की बात कर सकते हैं, सेंट साइमन के बारे में बात कर सकते हैं, बट देन दीज एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड व्हेन आई विल बी टेकिंग स्पेसिफिकली अवर यूपीएससी सीरीज, जहाँ पे मैं यूपीएससी का सिलेबस आपको करवाऊंगा, बट दिस इज बेसिकली टू बिल्ड द बेस, यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ सोशियोलॉजी जो है इट केम इन टू बीइंग in this whole changes that were there in the European society. So guys, that was the first part of this particular chapter. I hope you liked it, and I'm going to come with the second part soon, in which we are going to discuss a lot of thinkers, probably 3 thinkers that we are going to talk about. That's Karl Marx, and then Emily Durkheim will talk about, and third we'll be talking about is Max Weber. So till that guys, stay tuned. Thank you very much and happy learning. Bye bye.